नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना करने का अपराध। अब कोर्ट की अवमानना को अपराध क्यों माना जाता है, क्या इसकी सजा होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं साहब। दो व्यक्ति हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों में झगड़ा चल रहा है। एक व्यक्ति जाता है कोर्ट में केस कर देता है। अब वो कोर्ट में केस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि कोर्ट उसे न्याय देगा, उसकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उसका जो भी अधिकार है, जो भी हक बनता है उसकी प्रॉपर्टी पर वो उसे मिलेगा और कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उसकी अवमानना नहीं होगी। क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर सारी सुनवाई चलती है, उसके बाद ऑर्डर आता है और उसकी अवमानना हो जाती है और उस अवमानना के बावजूद कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है ऑफेंडर को, कल्प्रिट को, तो ऐसे केस में कोर्ट की वैल्यू ही क्या रह जाएगी? फिर कोर्ट में जाएगा ही क्यों? विश्वास ही खत्म हो जाएगा जुडिशरी के ऊपर। जो न्याय मिलने की एक एक्सपेक्टेशन है वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अवमानना कोई भी कर देगा फिर तो, है ना। इसलिए कोर्ट की अथॉरिटी को बचाने के लिए, उसकी अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ की सुप्रीमनेस को बनाने के लिए कि भैया कानून सबसे ऊपर है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है और कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, सभी को न्याय मिलेगा। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो कोर्ट की डिग्निटी को, कोर्ट की इज्जत को, कोर्ट के डेकोरम को बनाए रखने के लिए ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो अपराध है उसकी सज़ा दी जाती है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जजेस हैं वो फियरलेसली यानी बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के इम्पार्शियल जजमेंट दे सकें। ठीक है जी। जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया है, ना कि जजेस को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए कि भैया तुमने जरा सा भी किसी जज को क्रिटिसाइज कर दिया तो वो तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के का केस बना करके आपको अंदर कर देगा। ऐसा नहीं है। जजेस को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को न्याय मिले, है ना। अगर लोगों को न्याय मिलेगा, जो जजेस हैं वो फियरलेसली इम्पार्शियल जजमेंट दे पाएंगे, तभी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है जी। अगर जजेस अपना निजी बदला निकालने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये जजेस के ऊपर लाइबिलिटी होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि कंटेम्प्ट होता क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जब आप अथॉरिटी ऑफ लॉ की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसकी जो इज्जत आपको देनी चाहिए कोर्ट को वो आप नहीं दे रहे हो, वो एक कंटेम्प्ट हो सकता है। दूसरा, डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर आपने कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है उसको नहीं माना है, डिसोबे किया है, तो वो भी जो अवमानना आपने की है वो कंटेम्प्ट माना जाएगा। तीसरा, डिस्टर्बेंस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी केस चल रहा है, उसमें आप किसी भी तरीके की बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो या डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी बाधा डाल रहे हो, तो ऐसे केस में इसको कंटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है जी। अगर हम टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट की बात करें, कितने तरीके का कंटेम्प्ट होता है, देखिए मेजरली दो तरीके का कंटेम्प्ट होता है। पहला है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में इन दोनों को ही डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2B में सिविल कंटेम्प्ट की बात की गई है। यहाँ पर एक आ गया है कि साहब अगर आप अपनी मर्जी से विलफुल डिसोबीडियंस करते हो यानी कि अवमानना करते हो कोर्ट के ऑर्डर की, या फिर अगर आपने कोई अंडरटेकिंग दी है कोर्ट के पास, अगर आपने लिखित में कोई भी जिम्मेदारी ली है कि भैया ये काम मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा या फिर इस चीज़ को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ऑफिशियल कैपेसिटी में लेता हूं या पर्सनल कैपेसिटी में लेता हूं, जो भी है, अगर इस तरीके की कोई भी अंडरटेकिंग आपने कोर्ट में दी है और उस अंडरटेकिंग का आपने बिल्कुल ब्रीच किया है यानी कि अपनी मर्जी से उसको नहीं माना है, उसको पूरा नहीं किया है, तो ऐसे केस में भी ये सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करनी जरूरी है कि अगर आप जब भी कोर्ट की ऑर्डर की अवमानना कर रहे हो तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है क्या उसका जुरिस्डिक्शन था उस ऑर्डर को पास करने का। क्योंकि अगर उस कोर्ट का ऑर्डर जो उसने दिया है उसमें उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो फिर उसकी अवमानना कोई भी अपराध नहीं है, वो सिविल कंटेम्प्ट नहीं है। ठीक है जी। अगर हम बात करें अ विलफुल ब्रीच ऑफ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग गिवन ओरली और इन राइटिंग ईदर इन पर्सन और बाय और थ्रू हिज एडवोकेट विल बी ट्रीटेड एज सिविल कंटेम्प्ट। यानी कि जब आप अंडरटेकिंग दे रहे हो वो ओरल भी हो सकती है यानी कि आपने बोल के दी है, या फिर लिखित में हो सकती है, या फिर आपने खुद दी है या आपके एडवोकेट ने दी है, कोर्ट में सबमिट करी है आपके बिहाफ पे, तो वो उसका अगर आप ब्रीच करते हो, विलफुल ब्रीच करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा, सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए एक तीसरी कंडीशन है कि आपका दूसरी पार्टी के साथ कोई समझौता हो गया है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है कोर्ट के अंदर, और उस कॉम्प्रोमाइज में आपने अपना ही हिस्से की जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, अपने हिस्से का जो कंडीशन थी, जो भी आपको पूरा करना था, अपना प्रॉमिस था, वो आपने पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, ऐसे केस में क्या ये सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा?
ये सिविल कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है, आप वापस से कोर्ट जा सकते हो, एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, यानी कि जो भी उसने काम पूरा नहीं किया है, जो जिस चीज़ का उसने प्रॉमिस किया था कॉम्प्रोमाइज करते वक्त, उसको पूरा करने के लिए आप कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है जी। आगे बात करते हैं साहब क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में। सेक्शन 2C में इसकी बात की गई है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। इसमें दो चीजें हैं, या तो आप पब्लिश कर रहे हो, पब्लिकेशन हो रहा है शब्द का, चाहे बोलकर या लिखकर या फिर किसी साइन के थ्रू या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, अगर आप कोई भी पब्लिकेशन कर रहे हो, या फिर कोई आप एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से कोर्ट की ऑथोरिटी या रेपुटेशन को कोई नुकसान पहुंचता है, या फिर इंटरफेयर होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, या फिर इंटरफेयर आप कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, किसी को न्याय मिलने की प्रक्रिया में आप कोई भी बाधा डाल रहे हो, ये सभी चीजें इन दोनों तरीकों से अगर आप कर रहे हो, पब्लिकेशन ऑफ समथिंग या फिर डूइंग एन एक्ट, तो इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है जी। जब हम पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो पब्लिकेशन का मतलब क्या है, पब्लिकेशन का मतलब है जब आप बोलकर या लिखकर किसी भी चीज को पब्लिश कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोगों को बता रहे हो, ऐसे नहीं कि एक आदमी के साथ आप बात कर रहे हो आपस में, उसको कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज नॉट कंसिडर्ड एज पब्लिकेशन। ठीक है जी। दो लोगों के बीच में अगर कोई भी बात हो रही है उसको हम पब्लिकेशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जब आप कई सारे लोगों के लिए कोई चीज पब्लिश कर रहे हो, मान लो न्यूज़पेपर में आपने कुछ लिख दिया, या फिर पैम्फलेट छपवा दिए, या रेडियो में कोई चीज अनाउंस करवा दी, है ना, या फिर टेलीविजन पे कोई ऐसा पब्लिकेशन किया है, कोई वर्ड्स का, या कोई ऐड बना दिया जो कि किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है, या फिर सिनेमा के अंदर आपने कोई मूवी बना दी है, कोई शॉर्ट फिल्म बना दी है जिसके आधार पर जो है आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहे हो, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, तो ऐसे केस में इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट मानेंगे, ये सारी जो पब्लिकेशन है। ठीक है जी। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिसाइड करने के लिए क्या इंटेंशन को देखा जाता है, क्या आपकी ये इंटेंशन होना जरूरी है कि आप कोर्ट की अवमानना करना चाहते थे। यहां पर क्रिमिनल कंटेंट में इंटेंशन का कोई भी मायना नहीं होता है, आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। आपने अगर कोर्ट की अवमानना करी है, चाहे पब्लिकेशन के थ्रू करी है, चाहे कोई भी एक्ट करके करी है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। अगर उससे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कोई भी दखल अंदाजी हुई है, या कोर्ट को आपने उसकी ऑथोरिटी या रेपुटेशन को कोई भी नुकसान पहुंचाया है। ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो साहब, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर्स को कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने से रोक रहे हो तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। इसके अलावा अगर आप एडवोकेट्स को, वकीलों को अगर आप थ्रेटन कर रहे हो किसी भी कोर्ट में, किसी भी केस में अपीयर होने से, तो अगर उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो कि भैया अगर तुम कोर्ट आए तो आपको ये नुकसान पहुंचा देंगे, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, इस तरीके से डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो, थ्रेटनिंग द एडवोकेट इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आप विटनेस को धमका रहे हो, चाहे तो आप विटनेस को इसलिए धमका रहे हो कि वो कुछ बोले कोर्ट में जाकर के जो कि सच नहीं है, या फिर किसी सच्चाई को छुपाए, है ना, चुप रहे किसी सवाल पर, या फिर कोर्ट में हाजिर ही ना हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर आप विटनेस को डरा रहे हो या धमका रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ठीक है जी। या फिर अगला हम बात करते हैं, कोर्ट कई बार कमिश्नर्स अपॉइंट करता है किसी रिपोर्ट को तैयार करने में, किसी पर्टिकुलर केस के लिए, या फिर किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे केस में अगर आप उस कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए कमिश्नर को उसकी ड्यूटी करने से रोकते हो, तो ये भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ठीक है जी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में कंटेम्प्ट कैसे किए जाते हैं। जैसे अगर हम लॉयर्स की बात करें तो लॉयर किस तरीके से कंटेम्प्ट करते हैं, अगर उन्होंने कोई भी इंसल्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जजेस के अगेंस्ट, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। या फिर अगर उन्होंने कुछ फैक्ट को, कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है इन ऑर्डर टू गेट फेवरेबल ऑर्डर, उनके पक्ष में ताकि ऑर्डर आए कोर्ट का, अगर इस नियत से उन्होंने किसी भी फैक्ट को दबाने की कोशिश की है, तो ये कंटेम्प्ट बाय लॉयर्स माना जाएगा। और अगर वो जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भैया जज जो है वो इम्पार्शल है, अनफेयर है, वो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जो है जो अपने जजमेंट्स है वो एक तरफा जजमेंट्स दे रहा है, एक क्लास ऑफ पीपल को फेवर कर रहा है, ऐसे केस में जो है ये कंटेम्प्ट बाय लॉयर माना जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई भी परेशानी है तो आप बार काउंसिल को बताएंगे, और एक प्रोसीजर होता है किस तरीके से आपको जजेस के साथ बात करनी है और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी आपको परेशानी हो रही, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करना है ना। तो आप इस तरीके से पब्लिश नहीं कर सकते हो इन सारी चीज़ों को कि भैया जज जो है वो अनफेयर है, वो तो एक क्लास को फेवर कर रहा है ना। या फिर अगर आप अपने क्लाइंट को ये एडवाइस देते हो कि आपको कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना है, आप अपने क्लाइंट से कह रहे हो कि भैया कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मानने की जरूरत नहीं है, तो ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अटैकिंग द जुडिशरी इन बार काउंसिल इलेक्शन। अब बार काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे हो और इलेक्शन लड़ते वक्त आप अगर जुडिशरी को बुरा भला कह रहे हो तो ये भी कंटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है जी।
अगर एडवोकेट जो है वो कोर्ट ने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसको आंसर करने से मना कर देता है, ये भी कंटेम्प्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कंटेम्प्ट के दायरे में आती हैं। अगर हम जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करें तो भैया जब भी लोअर कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर दे या उस ऑर्डर के आधार पर कोई भी जजमेंट देने से मना कर दे या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दे तो ये भी कंटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है जी। लेकिन अगर हायर कोर्ट के पास कोई अपील गई है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसकी अपील कर दी, वो चला गया हायर कोर्ट में, उस अपील जब वो पेंडिंग है, वो अपील जो है हायर कोर्ट में, उस समय हायर कोर्ट के जज ने अगर कोई रिमार्क्स दिए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में तो उसको कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं रखा जाता है। एक केस भी आया था, बीके मिश्रा वर्सेस भीमसेन दीक्षित आया था, 1973 का केस है। इसमें कहा गया था कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ कोई भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, उनको कभी भी कंटेम्प्ट में पनिश नहीं करा जाएगा, ठीक है जी। अब जब भी हम बात करें कंटेम्प्ट बाय लॉयर्स या कंटेम्प्ट बाय जुडिशियल ऑफिसर्स तो इनको बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन के थ्रू के जैसे ही देखा जाता है। अगर किसी ऑर्डिनरी पर्सन ने, कोई सामान्य व्यक्ति ने अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया होता तो जो उसको पनिशमेंट मिलती वही इनको भी दी जाएगी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कंटेम्प्ट बाय स्टेट की, कि अगर सरकार ही कोई गलत काम करते तो ऐसे केस में, अगर कोर्ट की अवमानना करे तो ऐसे केस में क्या होगा। देखो साहब, एक केस था इन मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी भैया। तो अंडरटेकिंग क्या दी थी कोर्ट को, कि जो बाबरी मस्जिद है उसको वो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में भी और पर्सनल कैपेसिटी में भी। लेकिन इस अंडरटेकिंग का उन्होंने विलफुल ब्रीच किया और ये बात प्रूव हो गई कि वो गिल्टी थे इस बात के कि उन्होंने जानबूझकर अपनी जो अंडरटेकिंग दी थी उसको फॉलो नहीं किया, उसको नहीं माना, उसको पूरा नहीं किया। तो ऐसे केस में उनको भी सजा मिली थी। बेशक मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के, लेकिन फिर भी एक टोकन इम्प्रिजनमेंट उनको मिला, 1 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा और 2000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सरकार हो तो आप बच जाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको भी जेल जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो नो स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू एनी पर्सन इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अगर आप पनिशमेंट की बात कर रहे हो तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो या सिविल कंटेम्प्ट हो, पनिशमेंट लगभग सेम ही मिलती है, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।